हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा, अभी तक यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम सस्पेंड हो चुका है और फर्दर अपडेट के लिए आपको 13 अप्रैल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपना प्रिपरेशन रोक देंगे। और थोड़ा सा मेरी हेल्थ भी थोड़ा लो हो रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो में। बाकी आज हम लोग फिर से एक और नया वीडियो के साथ लेके आए हैं, इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम लोग समराइज व्यू में चलेंगे और जितना हो सके मिनिमम लेंथ का वीडियो करने का कोशिश करेंगे और हम लोग ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रिपरेशन को रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से आवाज़ थोड़ा हो सकता है डल जा रहा हो आपको, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी कोशिश करेंगे कि क्लियर ही सब कुछ रहे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट का आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटल फाइनेंशियल मार्केट को। तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग जो ये सारा दिख रहा है आपको, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइए, अगर आपके पास अगर पैसा हो तो आप क्या करिएगा? या तो उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा या तो खुद अपने पास रखिएगा। तो अपने पास रखने के बाद क्या होता है? कुछ तो होगा नहीं, रखा रखा खराब हो जाएगा। तो या तो अगर आपको इनकम कमाना हो तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना होगा, अगर इनकम नहीं कमाना है तो रखे रहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें फाइनेंशियल मार्केट में टोटल मनी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग मनी को कैसे रेगुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट होता है, कितने तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब जानना ज़रूरी है। वैसे अगर इकोनॉमिक के व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये पर्सनल किसी ह्यूमन के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग मनी से रिलेटेड सारा बात करेंगे और इसमें सीधा जो भी फंडा होगा हम लोग मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उससे हमको क्या प्रॉफिट होगा, किस किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं मार्केटिंग में, फाइनेंशियल मार्केटिंग में, वो सब सारा पढ़ेंगे जो आपके सामने टॉपिक वाइज दिखा हुआ है। तो एक एक टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीटली समझेंगे और ठीक है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मनी मार्केट के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप का मार्केट होता है जो कि आप लोग को सामने दिख रहा होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। उससे पहले जस्ट आपको बताएं, अगर मान लीजिए सेल्फ अपने पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी सेल्फ नहीं, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा 4 से 8%। ठीक है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट इट मीन्स शेयर मार्केट हो गया जिसमें ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ अच्छा सा नॉलेज नहीं है तो आप उसमें लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनकम कमाना होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग सारी चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। इसमें दो तरह का मार्केट होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी में हमको कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा 1 ईयर के लिए, अप टू 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो उसमें मनी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में बस हम लोग सिर्फ टर्म जानेंगे और उससे कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो हम लोग मनी मार्केट में जाएंगे जो कि अप टू 1 ईयर का होगा। और इसको जो रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, ये आपका आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई आपका रेगुलेट करता है मनी मार्केट को और ये इंटर बैंक मार्केट होता है। इंटर बैंक कहने का मतलब क्या है कि बैंक टू बैंक मार्केट होता है। ठीक है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा शॉर्ट टर्म में तो उसको कहेंगे हम लोग मनी मार्केट। अब हम कैपिटल मार्केट का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट होता है क्या, शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है और ये 1 साल से ज़्यादा का होता है। 1 साल से ज़्यादा का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे। ये सब सारा टू द पॉइंट है। ठीक है, और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं। इसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लगाया जाता है और इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको आपको रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, SEBI, सेबी। ठीक है, और इसको हम लोग बैंक टू बैंक मार्केट इसको कह रहे थे, मनी मार्केट को, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल मार्केट। ठीक है,
यूनिवर्सल मार्केट इसको कहते हैं। अब इस दोनों में जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको यूज़ करना होगा, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होगा इसमें, कि अगर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी मार्केट में तो प्रोसेस क्या है, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं है कि गए मनी मार्केट बैंक में गए, पैसा दे दिए, इन्वेस्ट कर दिए, वो तो हो गया कि बस। तो एक लीगल वे जो प्रोसेस होता है वो हम जानने का कोशिश करेंगे। तो मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके सामने है। ट्रेजरी बिल, ये है MM शॉर्ट में लिखे मनी मार्केट। इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह टोटल सारा 6 आपको दिख रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल देखिए क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में T बिल भी कहते हैं, ठीक है, T बिल। और इसको इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल को। और इसको हम लोग ये जो सारा ट्रेजरी बिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, मगर ये किसके हेल्प के थ्रू करता है, ये RBI के हेल्प के थ्रू करता है। इट मीन्स कहने का मतलब है अगर आपको ट्रेजरी बिल करना है, मतलब इशू करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको RBI के साइट पे जाना होगा। अभी आजकल ऑनलाइन सारा हो गया है, ठीक है। तो RBI के साइट पे जाना होगा आपको, मंथली हर एक मंथ में आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा ट्रेजरी बिल के बारे में, ठीक है। तो उसमें आप मनी इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा और बता देते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में, फिर उसके बताते हैं। तो ट्रेजरी बिल का टेन्योर कितना होता है, वो 91 डेज का होता है मिनिमम। अगर इससे ज़्यादा और लगाना चाहते हैं तो इसी का डबल कर दीजिए, 182 डेज़ का होता है। अगर और फिर कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आपका 364 डेज़ का होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सारा डबल है, मल्टीप्लाई 2। तो ये ट्रेजरी बिल में 91 डेज़ का, 182 डेज़ का, 364 डेज़ का, ये सब सारा पॉइंट है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका, और आपको मान लीजिए ट्रेजरी बिल का टेन्योर पूरा हो गया, तो आप जो इससे विड्रॉल करेंगे, ठीक है, तो ये आपका RBI के थ्रू होगा, ठीक है, जिसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजरी बिल। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ क्या है कि मिनिमम आप इसमें 25,000 के अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25,000 से ज़्यादा अगर आपको करना है तो मल्टीपल में करना होगा, 25,000 से कम नहीं होगा। यानी कि ट्रेजरी बिल में 25,000 का इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो मल्टीपल में जाइए, मल्टीपल 2, मल्टीपल 3, मल्टीपल 4, और ये 91 डेज, 182, 364। और हम इसमें ये बात और बता दें, ये तो सारा प्रोसेस बता दिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितने दिन का होगा, कौन रेगुलेट करेगा इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं, कौन इशू करता है। इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये सिक्योर है, ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ धोखा वगैरह मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सिक्योर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। और दूसरा बात ये भी जान लीजिए, इसमें एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट वैल्यू कब मिलता है, जब हम पैसा लगाते हैं तो मान लीजिए अगर हम इसमें 25,000 लगाएं, ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट मिलकर इसमें कुछ प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अमाउंट जो मेरे पास आने वाला है 91 या 182, 364 डेज के बाद। अब इसमें देखिए क्या होता है, ट्रेजरी बिल में डिस्काउंट वैल्यू पे मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको 25,000 अगर पे करेंगी RBI, ठीक है, ट्रेजरी बिल के थ्रू 91 डेज के बाद, तो आपको डिस्काउंट वैल्यू पे आपको पैसा लगाना होगा। कहने का मतलब अगर आप इसमें 24 लगा रहे हैं तो 91 डेज के बाद 1000 प्लस होके आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट वैल्यू पे आप इसमें अमाउंट लगा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ट्रेजरी बिल में हम लोग। और इसी तरह कुछ जितना इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है सामने में, तो इसमें भी कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है, वहाँ भी हम लोग डिस्काउंट वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो अभी हम जो बता दिए बस उसको समझ में रखिएगा, बस वहाँ सिर्फ हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेजरी बिल में क्या क्या बता दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है और ये विड्रॉल RBI के थ्रू होता है। आप इस ट्रेजरी बिल को अप्लाई RBI के ऑनलाइन साइट से कर सकते हैं और इसका टेन्योर 91 या उसके मल्टीपल डेज में होता है, डबल डेज में होता है, मल्टीपल नहीं डबल, ठीक है। और इसमें जो आप मिनिमम अमाउंट लगा सकते हैं वो 25,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है, अप्रॉक्स नहीं 25,000 है, उससे कम नहीं लग सकता है। अगर उसके मल्टीपल में लगाना चाहे तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। और इसका मैच्योर जो वैल्यू है, जो जैसे 91 डेज़ का हम रखे हैं तो 91 डेज़ में ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सिक्योर्ड बिल कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था ट्रेजरी बिल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1970 में ये आपका स्टार्ट हुआ था, 1917 में, ठीक है, ट्रेजरी बिल। तो आप लोग के सामने ट्रेजरी बिल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर में आपको बता दें, कॉमर्शियल पेपर में भी आपको ये जो है नॉन गवर्नमेंटल होता है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल कॉमर्शियल पेपर आपका नॉन गवर्नमेंटल होता है। और नॉन गवर्नमेंटल कहने का मतलब है कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर, समथिंग PSU वगैरह, तो वो सब ये कॉमर्शियल पेपर इशू करती हैं, ठीक है। और ये इसका टेन्योर जो होता है वो मिनिमम 7 डेज का और मैक्सिमम आपका 1 ईयर का होता है, ठीक है। 1 ईयर, मिनिमम 7, मैक्सिमम 1 ईयर, 7 डेज, ठीक है, 7 ईयर नहीं, 7 डेज, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर का टेन्योर होता है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा इशू किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि नॉन गवर्नमेंटल है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इशू करती हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, ठीक है। और इसमें जो डिनोमिनेशन होता है, जो आप मिनिमम अमाउंट लगा सकते हैं, उसमें आप मिनिमम 5 लाख लगा सकते हैं या उसके मल्टीपल में लगा सकते हैं, ठीक है, 5 लाख या उसके मल्टीपल में, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी इशू किया जाता है डिस्काउंट वैल्यू पे। अभी जस्ट समझाएं, डिस्काउंट वैल्यू आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो इसको भी हम लोग डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करते हैं, मतलब जितना पे हमको जितना मेरा फेस वैल्यू पे पूरा फुल होगा, जितना अमाउंट हमको मिलने वाला है, उससे कम अमाउंट में हम उसमें परचेज कर सकते हैं कॉमर्शियल पेपर, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है। और सीधी सी बात है, नॉन गवर्नमेंटल है तो ये सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है कंपनी बंद हो जाए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैच्योर होगा वो या तो आपका मिनिमम 7 डेज पे होगा या तो 1 ईयर के लिए होगा, ठीक है। अगर उससे पहले निकालना है तो 7 डेज के बाद निकाल सकते हैं, अगर 1 साल के पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग, एक तरह से एक चीज़ ये जान लीजिए, एक टर्म आता है प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट। तो जैसे हम अभी ट्रेजरी बिल बताए, ये था सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अब यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर है तो ये आपका अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या बता दिए कॉमर्शियल पेपर में, ये सब आपका मनी मार्केट का बता रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्लो अगर हो रहा है हमको बताने में तो आप वो फास्ट कर सकते हैं, स्पीड उसको फास्ट करके सुन सकते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्लो हो जाए। किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, किसी को जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको सीधा सा रिवीजन करना है। अगर किसी को थोड़ा सा डिटेल में स्लो करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल का बता दी, कॉमर्शियल पेपर का बता देते हैं फिर से। इशू करता है कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका टेन्योर 7 से 1 ईयर तक का होता है, 7 डेज से 1 ईयर का होता है। इसका डिनोमिनेशन जो होता है, मिनिमम अमाउंट 5 लाख का होता है या उसके मल्टीपल का होता है, ठीक है, जो यहाँ पर पता है 5 लाख या उसके मल्टीपल का। और इसको इशू किया जाता है डिस्काउंट वैल्यू पे, ठीक है, डिस्काउंट वैल्यू पे इशू होगा। और इसको एक चीज़ और, हाँ, ये जैसे ट्रेजरी बिल वो 1970 में स्टार्ट हुआ था, तो उसी तरह कॉमर्शियल पेपर वो आपका 1990 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1990 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे कॉमर्शियल पेपर कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये आपका नॉन गवर्नमेंटल है, इसलिए इसको हम लोग अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट करते हैं, ठीक है। तो आपका कॉमर्शियल पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट का, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जमा पत्र। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरह का मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और हम आपको पहले ही बताएं मनी मार्केट 1 ईयर के लिए लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी मैक्सिमम टाइम आपका 1 ईयर होगा, अब मिनिमम आपका 1 ईयर होगा मैक्सिमम, अब मिनिमम आपका 7 डेज होगा, ठीक है। तो टेन्योर आपको पता चल गया इसका। और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिशन में इशू अगर पूछा जाए कि कौन करता है, तो ये आपका इशू कौन करेगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या तो बैंक करेंगे या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक तो हम आ ही गया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 4 कुछ और भी हैं, जैसे नबार्ड वगैरह, सिडबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, ये सब भी है। पिछले वाले वीडियो में आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में सारा वीडियो उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट को हम लोग इशू करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, इशू कौन करता है, बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टेन्योर आपको बता दिए 7 डेज से 1 ईयर होता है। और इसमें जो है डिनोमिनेशन जो होता है अमाउंट का, वो आपका मिनिमम 1 लाख होता है से लेकर उसका मल्टीपल, ठीक है, 3, 4 जो भी मल्टीपल है, 1 लाख या उसका मल्टीपल होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख एंड मल्टीपल, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। और इसमें इशू जो किया जाता है इसको भी हम लोग डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करते हैं। देखिए बार बार यूज हो रहा है डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू मतलब जितना हमको मिलने वाला है मैच्योर टाइम पे, उससे हम कम अमाउंट में उसको परचेज करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग स्टार्ट कब किए थे, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट को, वो आपका स्टार्ट हुआ था 1989 में, ठीक है, 1989 में स्टार्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिशन में मान लीजिए हम उस समय, जिस समय मेरा टेन्योर पूरा हो रहा है, हम उस समय एट रैंडमली अवेलेबल नहीं है, जिस बैंक से हम लोग ये सब, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये परचेज किए हैं, तो इसमें क्या होता है, निगोशिएट करके हम अपने रिलेटिव को या किसी और को नॉमिनेट करके वहाँ पे भेज देते हैं, तो ताकि ये सारा जब मैच्योर हो जाए तो इसको हम लोग रिसीव कर सकें। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एक डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे आपको क्या नज़र आया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिशन में हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन प्रोमिसरी नोट पे नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत वगैरह हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो व्यक्ति लगाए हैं, जो व्यक्ति परचेज किए हैं, वो अगर चाहे तो किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बता दिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है 7 डेज से 1 ईयर तक का होता है, और इसका मिनिमम अमाउंट 1 लाख या उससे मल्टीपल होता है, ठीक है। और इसको डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है, स्टार्टेड हुआ था 1989 में, ठीक है। और इसको हम लोग ट्रांसफरेबल प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सर्टिफिकेशन, अगर नहीं आया तो फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड है। अब आपका है नेक्स्ट कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, 6 नंबर कैश मैनेजमेंट बिल। अब इसमें देखिए, इसको इशू कौन करता है, ये आरबीआई करता है इशू, ये सीधा आरबीआई करता है, ठीक है। उसमें क्या था, ट्रेजरी बिल में वो आरबीआई इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो रेगुलेट कर रहा था, ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग में था, ये आरबीआई खुद इशू करता है, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है, मान लीजिए आरबीआई को कभी ज़रूरत हो कुछ अमाउंट का, तो वे 90 डेज़ के लिए वो इशू करता है। और इसमें वर्किंग कैपिटल जितना भी ज़रूरत होता है आरबीआई को, वो उसके थ्रू ये काम करता है। 90 डेज़ के लिए ये इशू करता है कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आरबीआई के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है। सिंपल कैश मैनेजमेंट बिल में जान लीजिए आरबीआई के द्वारा इशू होता है, और ये 90 डेज का होता है, ठीक है। और इसको जो जितना कैश का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैश एंड नोटिस टर्म मनी, ठीक है। तो हम लोग इसमें जान लेते हैं, इसका भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है, वेज एंड मिड एडवांस में आरबीआई क्या करता है, इसमें वेज एंड मिड एडवांस में आरबीआई क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। किसको देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या तो सेंट्रल को देगा या तो स्टेट को देगा, ठीक है, लोन देता है आरबीआई, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वेज एंड मिड एडवांस। एडवांस कहने का मतलब क्या है कि लोन दे रहा है तो एज ए एडवांस ही इसको कंसीडर करेंगे, और जो इंटरेस्ट वगैरह जो यूज़ होगा लोन देने में, तो ये आपका रेपो रेट आपको समझ में आ रहा होगा, एक सेकेंड, तो रेपो रेट आप लोग को पता होगा, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन देते हैं आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल और स्टेट को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडवांस या ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एडवांस वगैरह यूज हुआ है वर्ड, इसको हम लोग एडवांस भी कहेंगे या ओवरड्राफ्ट भी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वेज एंड मिड एडवांस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अब कॉल एंड नोटिस मनी, कॉल मनी या नोटिस मनी आपको हम बैंकिंग वाले चैप्टर में बताए हैं, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को 1 डे के लिए लोन देता है तो उसको कॉल मनी कहते हैं, फिर नोटिस मनी आता है, टर्म मनी आता है, ये सारा ऑलरेडी हम लोग बैंकिंग वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में समझा चुके हैं, तो वो वीडियो को प्रीफर कर लीजिएगा, यहाँ पे दोबारा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वाले। अब आपका मनी मार्केट समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, हम आराम से अच्छे से बताएंगे, ठीक है।
तो कैपिटल मार्केट में आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम लोग कैपिटल मार्केट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो और इसमें हम लोग रेगुलेट क्या बताए थे, सेबी के द्वारा होता है, रेगुलेट सेबी के द्वारा होता है, और इसको हम लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये और ये यूनिवर्सल मार्केट भी कहा जाता है, ये सब सारा बता चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होता है कैपिटल मार्केट में, वो आपका होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सारा आपको अभी हम बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होगा। स्टॉक एक्सचेंज, पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो कि अभी थोड़ा देर पहले यूज़ कर ही रहे थे, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। तो ये सब अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सेबी के बारे में जान लें थोड़ा सा, ठीक है। सेबी, तो सेबी में देखिए क्या है, ये एक क्या है, एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है क्या, जो सारा प्रोसेस है शेयर वाला, वो सारा रेगुलेट करता है। और हम इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट मतलब ये स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल, ठीक है, वो 1988 में, ठीक है। बट उस टाइम ये स्टैच्यूरी नहीं था। स्टैच्यूरी बॉडी कहने का मतलब क्या है, नॉन स्टैच्यूरी था उस टाइम 1988 में। स्टैच्यूरी बॉडी कहने का मतलब है, जब आप लोग पॉलिटी में पढ़िएगा तो अगर कोई भी बॉडी अगर किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैच्यूरी बॉडी। तो उस समय ये सब बॉडी स्टैच्यूरी नहीं था ये, ठीक है। बट कुछ आगे जब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा 1988 के बाद, तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी फिर आने लगा, बहुत सारा स्कैम वगैरह भी होने लगा। तो जब इसका कोई एक्ट ही नहीं है तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। और बाकी रहा अगर मनी का मैटर है तो और भी ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो फिर जाके क्या हुआ, 1988 से जाके 1992 में सिडबी एक्ट आया, नहीं सेबी एक्ट आया, सिडबी नहीं, सेबी एक्ट आया, सेबी एक्ट आया 1992 में। और ये क्या हो गया, बॉडी स्टैच्यूरी बन गया। ये नॉन स्टैच्यूरी है, ये स्टैच्यूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टैच्यूरी बॉडी बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक्ट आया। अब इसमें जो भी एक्ट वगैरह था उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था, प्रोसेस डिटेल, कि कैसे क्या क्या होना है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया तो उससे हम लोग को मतलब कौन सा एक्ट लगेगा, क्या होगा, सारा प्रोसेस है इसमें। तो सेबी का बता दिया आपको। और अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन जो हैं वो अजय त्यागी हैं, और इसका काम है शेयर को रेगुलेट करना, जो शेयर मार्केट है, ठीक है। और एक होता है डिवेंचर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र, ठीक है। तो ऋण पत्र इसमें क्या होता है वो भी आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेबी के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब आपको बताना है शेयर। तो शेयर और डिवेंचर दोनों को हम एक साथ लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है, ठीक है। तो डिवेंचर, जैसे मान लीजिए हम शेयर मार्केट में कुछ अमाउंट लगाएं, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए शेयर का प्रॉफिट है, मतलब प्राइस है शेयर का 10%, मान लीजिए कोई आप शेयर परचेज कर रहे हैं, उसके शेयर का प्राइस है समथिंग कुछ रुपए मान लीजिए, ठीक है। आप उसमें क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में शेयर लगा रहे हैं। अब उसमें मान लीजिए आपको कुछ प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आता है तो मतलब जिस कंपनी में आप पैसा लगाएं उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप जितना शेयर खरीदें तो उतने शेयर का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो शेयर में एक टर्म आता है डिविडेंड, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आपको आएगा, जो कंपनी को प्रॉफिट आएगा, जिसमें आप शेयर परचेज किए जिस कंपनी का, तो उसमें जो प्रॉफिट का डिविडेंड होगा, जो आपको हिस्सा होगा, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, जो कि ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें टर्म आता है क्या, डिवेंचर। हम सीधा बता रहे हैं, उसमें कोई अंदर नहीं जा रहे हैं। डिवेंचर में क्या होता है, और सबसे पहली बात इसमें क्या होगा, शेयर में अगर प्रॉफिट आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। और अगर डिवेंचर में प्रॉफिट, उसमें क्या, सबसे पहला बात इसमें क्या होगा, शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क का बात करें तो शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है। डिवेंचर का बात करें तो इसमें रिस्क लो होता है, लो रिस्क होता है, मतलब रिस्क नहीं होता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये कंपनी के वर्किंग पे डिपेंड कर रहा है, क्या प्रॉफिट आएगा क्या नहीं आएगा। बट यहाँ डिवेंचर में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए, जितना आपको
इंटरेस्ट इसमें फिक्स किया रहता है। इसमें क्या होता है, हो सकता है 50% भी आप प्रॉफिट कर ले, हो सकता है आप 80% भी कर ले, हो सकता है 10% भी कर ले, या लॉस में भी चले जाएं, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, आपको एक इंटरेस्ट फिक्स किया रहता है कि आपको ही इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, इतना अमाउंट लगाए हैं तो, ठीक है। और इसमें रिस्क वगैरह नहीं होता है, और इसमें बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक चीज़ और क्या होता है, डिवेंचर में जब आप अमाउंट लगाते हैं तो आपको वोटिंग राइट नहीं होता है, वोटिंग राइट नहीं होता है। मगर आप शेयर में अगर लगाते हैं, शेयर मार्केट में, शेयर वाले में, तो आप एज ए एक ऑनर हो जाते हैं कंपनी के, ठीक है। और इसमें आपको वोटिंग राइट भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको वोटिंग राइट भी होता है। जो डिफरेंस देख लीजिए क्या है, डिवेंचर में क्या है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो रिस्क, वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। और इसको एज ए हम लोग क्रेडिटर भी कहते हैं, ठीक है, डिवेंचर को, क्योंकि हम उसमें पैसा दिए तो हमको फिर वापस चाहिए, तो वापस चाहिए तो विथ इंटरेस्ट चाहिए, और हमको एक फिक्स किया हुआ इंटरेस्ट कितना ही मिलेगा। बट शेयर में क्या है, इंटरेस्ट आपका ज़्यादा भी हो सकता है, इंटरेस्ट कम भी हो सकता है। प्रॉफिट, वहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ पे शेयर में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शेयर में क्या होता है, डिविडेंड होता है, जो कि प्रॉफिट का डिवीज़न होता है, जिसमें हम रिस्क ज़्यादा होता है, मगर इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है डिवेंचर में, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट पे वर्क होता है। इसमें वोटिंग राइट नहीं होता है, बट उसमें वोटिंग राइट होता है। अब शेयर में दो टर्म और आता है, वो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। शेयर में क्या हो रहा है, दो टर्म आता है, एक इसमें एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। मान लीजिए क्या हुआ, प्रॉफिट आया किसी कंपनी को बहुत सारा, मतलब मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट आया, एक सेकेंड, मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, सबसे पहले डिवेंचर वाला जो इसमें परचेज किया हुआ है आदमी, उसको जो इंटरेस्ट रेट पे है वो पैसा दे दिया जाएगा। मान लीजिए इसमें डिवेंचर माइनस कर दिए। अब उसके बाद जो अमाउंट बचा, ठीक है, तो उस अमाउंट में क्या होगा, डिवेंचर क्योंकि उसका फिक्स है, उस अमाउंट को देने के बाद जो 50,000 में मान लीजिए 5,000 उसको देना था, तो 45 के आसपास बचा। तो 45 में क्या होगा, अब इस पे जो टैक्स लगना होगा उसको, ठीक है, वो टैक्स पे करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद टैक्स पे हुआ यहाँ पे। अब उसके पास जो अमाउंट बचा, मान लीजिए टैक्स था 5,000, तो बचा कितना, 40,000, ठीक है। तो 40,000 देने के बाद अब क्या होगा, इसमें जो हम बताएं ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, और उसमें जितना शेयर ये परचेज किया होगा प्रेफरेंस शेयर का, तो उतना शेयर के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू इसमें यहाँ पे माइनस होकर इसको पे कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद मान लीजिए बच गया आपको, मान लीजिए 25 के आसपास, 25,000। अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें अब जो इक्विटी शेयर का जो लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर माइनस करके जो बचता है वो कंपनी अपने पास रखती है, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो शेयर मार्केट में, शेयर में इक्विटी शेयर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं प्रेफरेंस शेयर का। ये आपका प्रेफरेंस शेयर भी अगर सबसे लो रिस्क पूछा जाए तो डिवेंचर का होता है, और उसके बाद पूछा जाए तो प्रेफरेंस शेयर का होता है। अगर उसके बाद पूछा जाए तो नहीं, ये भी हाई रिस्क है, ठीक है। अगर मान लीजिए लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो पैसा तो इसको नहीं मिलेगा, मगर जितना ही पैसा लगाया तो वो रिटर्न हो जाएगा, मगर इसको पैसा नहीं मिलेगा। और इक्विटी शेयर में क्या होगा, उसका पैसा भी डूब सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कम प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले प्रेफरेंस में देगा, तो प्रेफरेंस में देने के बाद अगर पैसा बचता है तब ये इक्विटी शेयर में जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर से पहले भी हमको डिवेंचर में देना होगा जो इंटरेस्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारा सिस्टम है। तो इक्विटी शेयर में क्या हो गया, सेकेंड टाइम प्रॉफिट मिलेगा शेयर में, और इसका प्रॉफिट फिक्स नहीं है, हो सकता है कम भी मिले, हो सकता है जितना आप खरीदे हैं उसके हिसाब से मिले। अगर अमाउंट बचा तो, अब बचा तो फिर सरप्लस हो गया तो कंपनी अपने पास भी रख लेगी प्रॉफिट, ठीक है, वैसे भी कंपनी के पास बचता ही है। और प्रेफरेंस शेयर में आपका क्या हो गया, प्रॉफिट फिक्स्ड होता है और इक्विटी शेयर से पहले मिलता है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया। शेयर में क्या टर्म आया था, डिविडेंड आया था, शेयर में इक्विटी शेयर आया था और प्रेफरेंस शेयर आया था, ठीक है, और ये डिवेंचर था। आपको ये तीनों टर्म बता दिए, ठीक है। अब हम आते हैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। अब म्यूचुअल फंड देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड होता है कि अगर ढेर सारा पैसा किसी एक जगह आप दे रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है।
तो अब पैसा मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, तभी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का हम सारा आपको बता रहे हैं पॉइंट क्या होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग इकट्ठा पैसा लगाते हैं और इसको लाइसेंस वगैरह जो म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो देता है कोई भी कंपनी को, वो सेबी देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें मिनिमम आप अमाउंट कितना लगा सकते हैं, तो मिनिमम जो आपका इसमें अमाउंट है, मिनिमम आपका इसमें अमाउंट है 500 का, ठीक है। तो 500 आप इसमें मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में देखिए यस बैंक अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, ठीक है, लास्ट बैंक है ये, ठीक है, जो अभी स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड, ठीक है। और इसमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है, उसके तहत ही ये म्यूचुअल फंड काम करता है। अब मान लीजिए हम इसमें पैसा लगा दिए, अब हमको इसमें प्रॉफिट आएगा कैसे, तो उसमें क्या था, शेयर मार्केट में, शेयर वाले में हम खुद एक्सपर्ट होते थे और उसमें पैसा लगाते थे और हम लोग देखते थे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्सपर्ट बैठा रहता है और इसमें भी लो रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सपर्ट पार्टी अगर बैठा है तो उसमें पैसा तो रिस्क ही नहीं होगा। मान लीजिए कि कुछ ना कुछ होगा तो प्रॉफिट ही आएगा, कम या आए या ज़्यादा आए, लॉस तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड लो रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सपर्ट बैठा रहता है और वो अपने निगरानी में सारा ये ऑपरेट करता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड ये रेगुलेट किया जाता है SBI सेबी के बारे, सेबी को लेके, सॉरी, रेगुलेट किसके द्वारा होता है, सेबी के द्वारा, ठीक है। और ये सारा जो बिजनेस है इसका म्यूचुअल फंड का, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कौन देखता है, एग्जिम देखता है, एग्रीकल्चर फील्ड को कौन देखता है, नाबार्ड देखता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड को भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है सेबी के द्वारा, जो इसके बिजनेस को सारा देखता है, व्यू करता है, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। तो उस बिजनेस, उसके वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, ठीक है, AMFI। और इसमें ये भी जो है फॉर्म किया गया किसके द्वारा, SBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, बार बार SBI बोल रहे हैं, ठीक है, सेबी के द्वारा इसको फॉर्म किया गया है। और इसमें क्या होता है, जो भी आप, इसमें एक लिमिट होता है लगा हुआ, ठीक है, इस मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा आप, 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, इसमें जो भी आपको प्रॉफिट आएगा या जो भी पैसा आएगा, इसमें कोई टैक्स नहीं लेगा, ये टैक्स फ्री है, ठीक है। तो आपका इनकम टैक्स फ्री है। ये इनकम टैक्स एक्ट के 18 के C के तहत अगर बात किया जाए तो ये इनकम टैक्स फ्री है। तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या क्या बताएं, मिनिमम 500 लगा सकते हैं, सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है, लाइसेंस सेबी देता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इसके ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब सारा काम देखता है। लिमिट है 1.5 लाख का, ठीक है, और इसमें टैक्स फ्री है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 18 का C में, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 टाइप का स्कीम होता है, ठीक है, जैसे आपका शेयर में था इक्विटी वाला, उसी तरह इसमें था, इसमें भी दो टाइप का स्कीम है, इसमें भी 2 टाइप का स्कीम है। इसमें आपका आ जाता है ELSS और दूसरा आ जाता है ULIP, ELSS ULIP, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ULIP को हम लोग कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको शेयर लिंक भी कहते हैं, ठीक है, जो कि एक 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, 3 ईयर के लिए। अगर हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 साल के लिए वो लॉक हो जाता है, 3 साल के बाद ही ओपन होगा, ठीक है। और इसमें जो भी प्रॉफिट आपका आएगा, ठीक है, उस पर टैक्स लगेगा, सीधा सीधा जान लीजिए। और एक यूलिप है, ये आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जिसको हम लोग शेयर लिंक्ड भी कहते हैं और डिवेंचर लिंक्ड भी कहते हैं। मतलब इसमें दोनों तरह का चीज़ है, आप शेयर वाला भी कर सकते हैं और डिवेंचर वाला भी कर सकते हैं। मतलब हाई रिस्क में भी जा सकते हैं शेयर में, लो रिस्क में भी जा सकते हैं डिवेंचर में। अब इसमें लॉक प्लान जो है आपका वो 5 ईयर का है, 5 ईयर का, मतलब 5 साल या 5 साल के बाद ही आप इसको विड्रॉल या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर इसका 5 ईयर का है। अगर आप इसमें प्रोग्राम वगैरह देखें यूलिप में कौन कौन सा प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें दोनों आ गया, शेयर और डिवेंचर, तो इसमें कुछ प्रोग्राम भी होगा। तो इसमें देखिए कुछ प्रोग्राम है जिसमें आपको हम सारा वो बता दे रहे हैं। पहला प्रोग्राम होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है आपका इनकम फंड, ठीक है, तीसरा होगा आपका बैलेंस फंड, चौथा होगा आपका ग्रोथ फंड,
ठीक है। अब देखिए इक्विटी फंड में क्या होगा, इसमें जितना भी आप पैसा लगाएंगे यूलिप में वो सारा आपको शेयर में लगाया जाएगा, 100% शेयर, ठीक है। अगर आपका इनकम फंड का बात किया जाए तो इसमें आपका जो पैसा लगेगा वो सारा डिवेंचर वाले में लगेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनकम चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है। हमको इनकम चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, हो सकता है लॉस भी लगे तो शेयर का बात है, इसमें है कि आपको इनकम चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस फंड है, तो इसमें क्या होता है 50% वो शेयर भी जाता है और 50% वो आपका डिवेंचर भी जाता है, ठीक है। तो बैलेंस फंड को आप यूज़ कर रहे हैं यूलिप में, तो 50% आप शेयर लगा रहे हैं, 50% आप डिवेंचर में लगा रहे हैं। अब ग्रोथ फंड में आप अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए ग्रोथ फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं यूलिप के थ्रू, तो जैसे मान लीजिए कोई न्यू कंपनी आ रही है, न्यू कंपनी, तो उसमें आप ग्रोथ फंड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी न्यू कंपनी क्या करती है, जैसे एस्टेब्लिश होती है तो ज़्यादा ग्रोथ करती है, मगर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं है। मगर ग्रोथ का फंड में अगर बात करें तो न्यू कंपनी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो वो आपका ग्रोथ फंड कहलाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड में जितना भी जो भी आपका पैसा आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें 2 तरह का स्कीम है, ELSS यूलिप, ठीक है, जिसमें 3 साल का लॉकडाउन ये लॉक है और 3 साल के बाद ओपन होगा, और इसमें प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा और इसमें प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और ये टैक्स फ्री है आपका म्यूचुअल फंड, वो तो आपको बताए ही, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी आपको बता चुके हैं। अब इसमें देखिए ये चीज़, एक चीज़ और है म्यूचुअल फंड के बारे में, कि जैसे आपका ठीक है, म्यूचुअल फंड में बस यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज में देखिए टोटल अपने इंडिया में टोटल 22 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर 2 ही हैं। 2 में कौन सा है, BSE और NSE। आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का ये टोटल डिटेल बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अभी जो हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो अभी बताएं टोटल 22 है, वो ज़्यादा रेगुलेटेड बट पॉपुलर ये 2 ही है जिसमें होता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम लोग बात करें तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1875 में। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बात करें तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1992 में, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, टोटल कितने कंपनी का लिस्ट, टोटल 30 कंपनी का लिस्ट होता है, ठीक है। जो टॉप 30 कंपनी होती है उसका लिस्ट होता है, और इसको हम लोग जो 30 कंपनी है उसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। और इसको हम लोग सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये सब कंपनी जो है, अगर मान लीजिए ये सब कंपनी का कुछ अप डाउन भी होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा कंट्री पे, ठीक है, इकोनॉमी पे, सॉरी। तो इसको हम लोग सेंसेक्स भी कहते हैं, इसलिए इसको सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स। और अगर हम लोग निफ्टी का बात करें, और एक चीज़ और, इसका जो लोकेशन है ये आपका कहाँ है, मुंबई में दलाल स्ट्रीट, एक स्ट्रीट है, नाम है, जहाँ मुंबई में है। और उसमें क्या है, इसमें 5000 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, ठीक है। बट उसमें हम लोग टॉप 30 कंपनी को ही देखते हैं। बट अभी प्रेजेंट का बात करें तो 5000 कंपनी है, ठीक है। बट अभी हम लोग इसमें 30 कंपनी को ही देखते हैं। और इसमें हम नेक्स्ट बात कर लें NSE के बारे में। इसमें टॉप 50 कंपनी जो है, 30 तो इंक्लूडेड है ही, उसमें 20 कंपनी और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो टॉप 50 कंपनी को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। और इसका भी लोकेशन कहाँ है, ये आपका मुंबई में है, ठीक है। और इसमें टॉप 50 है। और एक चीज़ और, कुछ ऐसा भी स्टॉक एक्सचेंज है जो आपको क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है पूछ दे कि वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ था। तो आपका वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज का अगर बात कर रहे हैं तो आपका एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ठीक है। वो वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कब बना था, 1602 में, ठीक है। और इसको हम लोग, जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोनेक्स्ट, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टर्डम में, यूरोनेक्स्ट नाम है।
और ये वर्ल्ड का सबसे पहला है 1602 में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज है, उतना नहीं करना है। अब वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहा जाए तो आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। और इसको हम लोग कहते हैं वॉल स्ट्रीट, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आपको बता दिए स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में है, जिसको हम लोग वॉल स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे पुराना एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सारा कुछ पता चल गया। अब थोड़ा सा आपको बॉन्ड के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड के बारे में सबसे पहले आपको जानना ये चाहिए कि जो बॉन्ड होता है वो एक जीरो कूपन बॉन्ड होता है, जीरो कूपन बॉन्ड नाम होता है। और इसको हम लोग डिस्काउंट पे भी परचेज करते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। और इसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट जब मैच्योरिटी होता है तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, या तो डिस्काउंट वैल्यू पे भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का बॉन्ड होता है और ये 9% पर एनम के हिसाब से, अगर जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट वगैरह है तो उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा। तो मान लीजिए समथिंग 9, 8, 10 जो भी परसेंटेज है, तो वो 5 ईयर के बाद ही इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप बाय करते हैं, मान लीजिए 1 लाख का आप बाय किए, तो आप उसमें पे किए 80,000, तो 20,000 ऐड होके आपको 5 साल के बाद मिलेगा। तो वो ये हो गया डिस्काउंट वैल्यू पे, और एक होता है इंटरेस्ट वैल्यू पे। तो डिस्काउंट और इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है वो तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दी है। तो ये हो गया बॉन्ड के बारे में। तो आपको हम बॉन्ड भी बता चुके हैं, बॉन्ड भी बता दिए, म्यूचुअल फंड भी बता दिए, डिवेंचर भी बता दिए, शेयर भी बता दिए, स्टॉक एक्सचेंज भी बता दिए। अब आपको बताना है पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स तो जैसे कि सीधा जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेनर अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो एक सेबी क्या करती है, फॉरेनर को एक नोट जनरेट करती है सेबी के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग जो विदेशों के लिए होता है, विदेश से जो निवेश करता है इंडिया में, ठीक है। और ये इसको हम लोग कहते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर, फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर, ठीक है। और ये स्टार्ट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसको अगर हम लोग बात करें, इसका एक और नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। ये इसको रेगुलेट करती है, नाम नहीं है, रेगुलेट करती है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये परमिशन लिया जाता है इससे, ठीक है, कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन मार्केट में, फॉरेन द्वारा परमिशन लिया जाता है। और ये परमिशन जब दे देते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं और इसको एक पार्टिसिपेटरी नोट जारी किया जाता है। अब वो इससे पहले था प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट अलग है और पार्टिसिपेटरी नोट अलग है। तो पार्टिसिपेटरी नोट ये फॉरेन लोगों के लिए होता है और ओनली फॉर ये आउटसाइडर ऑफ इंडिया होता है, इनसाइडर ऑफ इंडिया के लिए नहीं होता। ये सब भी एक पॉइंट है, इनसाइडर ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, आउटसाइडर के लिए है। और ये पार्टिसिपेटरी नोट्स है, ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, रेगुलेट करता है सेबी के द्वारा। और इसके लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। इससे परमिशन लेके ही कोई फॉरेनर इसमें पार्टिसिपेट करता है इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब मान लीजिए ये सारा जितना भी मार्केटिंग का सारा सिस्टम है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा? तो इसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल, SAT, ठीक है। और इसको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेबी तो निगरानी करता है, इसका मतलब क्या है कि सेबी ही खुद सब जगह जाए। तो ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज कर देता है एजेंसी को। ये आप देखिए, जैसे उससे पहले जैसे FII है, उससे पहले एक और हुआ था म्यूचुअल फंड में जो सारा देख रहा है। तो उसी तरह SAT है, एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, सिक्योरिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है शेयर मार्केट में तो वो इसके द्वारा देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो सकता है दे, सेबी भी दे दे और SAT भी दे दे, तो आपको SAT में टिक करना है, ठीक है। और एक चीज़, एक टर्म और है हुंडीज़, ठीक है, HUNDIS, हुंडीज़। ये क्या था? जब सारा सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तो एक जो रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग रेडी करते थे ये सब चीज़ के लिए, तो ऑनलाइन सिस्टम तो वो तो बाद में आया है 90s के एरा में, ठीक है।
तो पहले उससे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज था तो वो हुंडीज रेडी करता था। एक क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं हुंडीज। इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और मनी मार्केट में भी ये नहीं आता। इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म वाला है, मनी मार्केट में नहीं आता है, शॉर्ट टर्म में नहीं आता है, यानी कि 1 ईयर के लिए नहीं आता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल वाले में आता होगा। और ये क्या है, ओल्ड प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस। अब क्या है, ये ओल्ड हो गया, अब यूज़ नहीं होता है। और ये एक तरह का क्या है, एग्रीमेंट है ऑन पेपर, ठीक है। जैसे हम लोग ऑनलाइन या परचेज या सेल करते हैं या कुछ भी बॉन्ड वगैरह मिलता है, तो ये भी क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो हुंडीज एक वर्ड है, अगर क्वेश्चन में आए तो आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और 2-3 मिनट और लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं डीमेट अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक तरह का अकाउंट है। जैसे भी पिछले वाले लास्ट वीडियो में अगर आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग डीमेट अकाउंट का भी जिक्र किए थे। तो डीमेट अकाउंट के बारे में अभी बता दें। ये एक तरह का क्या है, जो भी शेयर ट्रेडर है या कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक एंड शेयर ट्रेडर कंपनीज है, वो क्या करता है, एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है। जो भी इसको शेयर में स्टॉक परचेज करना हो, जिसको, ठीक है, शेयर परचेज करना हो तो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है, आप अमाउंट उसमें डालिए और शेयर जो कंपनीज की आती है उसको परचेज कीजिए और उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए। तो उसको हम लोग कहते हैं डीमेट अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म जैसे डीमेट तो ऐसे लिखा जाता है, डी और कैपिटल MAT। तो डी का मतलब क्या हुआ, डीमेटेरियलाइजेशन, और मैट क्या हो गया, डीमेटेरियलाइजेशन। इसको हम लोग टोटल को कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीमेट। डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट कितना कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग डीमेट, ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था, पेपर क्या होता था, ऑफलाइन इधर उधर जाता था, मगर अब क्या हो गया है, डीमेट अकाउंट आने से जो भी पेपर है वो आपका सारा ऑनलाइन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में हो गया है, ठीक है। तो पेपर जो ऑफलाइन आता था, ठीक है, तो ये सब के आने से, डीमेट अकाउंट आने से ऑनलाइन हो गया है। और इसमें हम लोग जो भी डीमेट अकाउंट में जितना भी शेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो सब का डील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सेविंग अकाउंट खोल दिए, करंट अकाउंट खोल दिए, वो सब नहीं। डीमेट अकाउंट में हम लोग शेयर से रिलेटेड सारा डिस्कस करते हैं। और इसमें एक और टर्म आता है, जैसे बुल और बेयर, आप लोग अक्सर देखते होंगे मार्केटिंग बिजनेस वाले न्यूज़ में या पेपर में, तो बुल एंड बियर होता है। अगर मान लीजिए हम कह देते हैं बुल, जैसे हो गया बुल, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है शेयर का। बुल कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है शेयर का, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे बियर, ठीक है, बियर तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, गिर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बुल क्या होता है, बुलिश होता है तो बुलिश शेयर होता है तो इंक्रीजिंग होता है, बियर होता है तो डाउन होता है, ठीक है। और एक और वर्ड आता है इंट्राडे। तो इंट्राडे क्या होता है, अगर मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर मान लीजिए कुछ परचेज कर रहे हैं या शेयर आप परचेज किए हैं और आपको सेल भी करना है, तो दोनों काम परचेज एंड सेल का आप अगर सेम डे में करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। सेम डे में करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। और अगर जैसे मान लीजिए डिलीवरी बेसिस करते हैं, डिलीवरी बेसिस करने का मतलब कि आप परचेज कर लिए या कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिए, ठीक है। डिलीवरी बेसिस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ टाइम के लिए आप उसको सम टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग डिलीवरी बेसिस, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी एक शेयर इशू करती है, थोड़ा सा वो क्लियर कर लें। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो सेबी के थ्रू इशू करेगी, स्टैच्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट है 1992 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 100 शेयर लॉन्च किया कोई कंपनी, ठीक है। तो इसमें सेबी एक्ट के तहत क्या है, सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या रूल है कि अगर आपका 90% शेयर अगर परचेज हुआ है तभी आप उसको कंसीडर करेंगे शेयर मार्केट में, और नहीं तो फिर से आपको
सारा कैंसिल करके फिर से फॉर्म निकालना होगा शेयर का, ठीक है। इसमें ये रूल हो गया 90%। अगर 90% से कम है तो वो शेयर फिर से रिस्पॉन्ड नहीं होगा, जो व्यक्ति जो परचेज किए होंगे इसका शेयर, वो फिर से रिटर्न उसके पास पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेबी एक्ट के तहत 1992 का रूल है, ठीक है। और इसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। और एक और टर्म आता है, और एक चीज़ और, रेगुलेट करता है इसको सेबी। और शेयर मार्केट, और इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट भी होता है, कैपिटल मार्केट भी होगा, डिवेंचर भी होगा, म्यूचुअल फंड भी होगा, ठीक है। कमोडिटी मार्केट नहीं बताया। अच्छा, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ कमोडिटी का अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो उसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग है, मतलब पैसा की जगह अब क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, तो वो कमोडिटीज़ में आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कमोडिटीज़ मार्केट। कमोडिटी का ट्रेडिंग होगा। और इसमें एक और टर्म आता है IPO, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। जब भी कोई नया कंपनी बनता है, ठीक है, तो एक क्या करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर देता है। तो सबसे पहले इधर फर्स्ट टाइम IPO लॉन्च किया है IRCTC, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर दिया है 2019 का अगर बात करें तो इनिशियल पब्लिक ऑफर देता है। और ये क्या होता है, प्राइमरी मार्केट इसको कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आर आल्सो अलाउड, ठीक है। FII जो है अभी हम जस्ट बताएं, इसमें भी इसको अलाउ किया गया है कि आप फॉरेन वगैरह भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करेगा। और IPO को हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं, वो भी बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। IPO को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा टर्म था जो आपको सारा क्लियर कर दिया गया है। अगर इसमें भी आपको कुछ लगे ऐसा, कमोडिटी मार्केट भी बता चुके हैं, फ्यूचर मार्केट भी बता चुके हैं कि जो प्रॉमिस पे चलता है, ठीक है, ये भी आपको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स भी बता दिए हैं। तो एक बार क्या कीजिएगा आप, या तो अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है मेरा तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ बताने का कोशिश किया गया है। और थोड़ा सा मेरे हेल्थ मेरा थोड़ा लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या कोई वर्ड दोबारा 1-2 बार रिपीट हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो का भी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।